नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान के झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले दिनों दलित युवक को शराब माफियाओं ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, मार डाला। हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस जांच में यह पता चला है कि आरोपी खुद एक शराब ठेके पर काम करता था। पुलिस की रिपोर्ट पर आबकारी विभाग की ओर से लाइसेंसधारी सुशील कुमार की कंपोजिट दुकान की जांच की गई। जांच में अनियमितता पाए जाने पर जिला आबकारी अधिकारी की ओर से सुशील कुमार का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो वहीं जिला आबकारी अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए यह बताया कि जब आरोपी सुशील कुमार की शराब की दुकान का निरीक्षण किया गया तो रिकॉर्ड रजिस्टर से गायब। इसके बाद दलित युवक की मौत के मामले में और बुनियादी मानदंडों के उल्लंघन के लिए सुशील कुमार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। आरोपियों की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाया गया। मामले में एसपी राजर्षि राज वर्मा ने यह कहा कि कोई भी अवैध संपत्ति पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी शराब कारोबारियों की संपत्ति का भी आकलन किया जाएगा। जहां भी अवैध संपत्ति मिलेगी प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू में दलित युवक की हत्या का यह पूरा मामला है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो शराब माफिया का जो लाइसेंस रद्द किया गया वो सिर्फ 3 दिन के लिए किया। जो लाइसेंस रद्द किया गया, जो शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई, वो कार्रवाई सिर्फ इतनी हुई कि उसका लाइसेंस 3 दिन के लिए कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। कृष्णा बांसोटा पुत्र चंजीलाल बांसोटा, ये गरीब लोगों की जमीनों पे या कोई खाली जमीनें पड़ी होती हैं जिसका मालिक बाहर रहता है, उन पर अतिक्रमण करने का आदी है तथा लोगों में फायरिंग करके दहशत पैदा करने के 20 के ऊपर मुकदमे हैं। श्रीमान सीओ साहब के एक केस में जिसमें इसने फिरौती लेकर के गोली मारी थी, फरार चल रहा है। ये इसने अवैध अतिक्रमण कर रखा था जिस पर कार्रवाई जारी है। और आगे भी मैं कहना चाहूँगा जो भी बदमाशी करेंगे, एनडीपीएस मादक पदार्थ बेचेंगे, उनके साथ भी यही सलूक होने वाला। तो दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, इस दलित युवक के पिटाई पर और इस पूरे हत्याकांड में, पूरे इस प्रकरण में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जहां राजस्थान में 14 मई का ये मामला है और मामला जब तूल पकड़ा जब 2 दिन पहले ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि इस मामले को लेकर कस्बे स्तर में पुलिस की कार्रवाई हुई। पुलिस ने 5 आरोपियों को डिटेन कर गिरफ्तार किया और उन 5 आरोपियों को सड़क पर अर्धनग्न कर उनका रोड शो निकाला गया और लोगों में ये दिखाया गया कि पुलिस का भय अपराधियों में अभी भी होना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली और प्रशासन की ओर से जो लापरवाही है वो सामने देखने को मिली है। एक दलित युवक को इस तरीके से बेरहमी से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। उस पूरे मामले को लेकर लगातार ये माना जा रहा था कि जैसे जैसे ये घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद सियासी घटनाक्रम शुरू हो गए। विपक्ष एक और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आया, तो वहीं लगातार भाजपा ने आज मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा ने एक्स पर अपनी ये प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण में जो भी लोग दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही बड़ा जो मामला है इसमें अब संपत्ति है उन पर बुलडोजर चलाने की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि भजनलाल सरकार का जो यूपी मॉडल, जो बाबा योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल यूपी में बुलडोजर चलाने की जो थी, उसे राजस्थान में वो कवायद शुरू करने की कोशिश की जा रही है, जिसके माध्यम से अपराधियों में भय व्याप्त हो और जो अवैध संपत्ति उनके माध्यम से इकट्ठा की गई है उन पर बुलडोजर चलाकर नस्तनाबूद किया जाएगा। तो एक संदेश देने की कोशिश अपराधियों को मुख्यमंत्री ने की है
कि प्रदेश में अगर दोबारा से इस तरीके की घटनाक्रम हुए तो सबसे पहले उनकी अवैध संपत्तियों पर कब्जा किया जाएगा और सजा तो उनको मिलनी ही तय है। कुलदीप, बुलडोजर वाली जो कार्रवाई की गई है ये अच्छा है, 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया इस पूरे मामले में, होना भी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम उस शराब कारोबारी की बात कर रहे हैं जो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, जो मुख्य आरोपी है। वो जो लाइसेंस 3 दिन के लिए रद्द कर दिया गया, क्या ये उस दलित युवक के साथ हुए कृत्य का ये एक तरीके से कंपैरिजन है, या ये न्याय संगत है कि सिर्फ 3 दिन के लिए लाइसेंस रद्द कर देना? क्या मतलब होता है इसका? देखिए, जब इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया तो ये माना जा रहा था कि इस पूरे प्रकरण के बाद एक बड़ा एक्शन पुलिस और प्रशासन की ओर से लिया जाएगा। हालांकि युवक की मौत के बाद आसपास के क्षेत्र में आक्रोश का माहौल था। इसी देखकर कम से कम प्रशासन को इस दुकान का लाइसेंस रद्द करना चाहिए था। लेकिन जहां पर 3 दिन की जो रद्द की पेशगी की गई है तो कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान खड़ा करता है कि जो शराब माफिया है वो कहीं ना कहीं पहले भी राजनीतिक संरक्षण के चलते पुराने मामलों में बसता है। वो पहले भी कई मामलों में वांछित रहा है। इस तरह की मारपीट और गुंडई के जो मुकदमे हैं उसके खिलाफ पहले भी दर्ज है। तो कहीं ना कहीं कुलदीप, एक शराब माफिया जो पहले भी कई मामलों में वांछित रह चुका है, कई मामलों में उसका जिक्र हो चुका है, कई मामलों में वो उसके नाम आ चुके हैं सामने, वो इस तरीके से एक दलित युवक को पीट कर मौत के घाट उतार देता है। हालांकि कार्रवाई होती है, बुलडोजर से कार्रवाई, उसका घर गिराया जाता है, 5 लोगों को गिरफ्तारी की जाती है, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि क्या वो जो शराब माफिया है, सरकार, क्या ये न्याय संगत है कि वो सरकार चला रहा है या सरकार इन माफियाओं को कंट्रोल कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इस पूरे प्रकरण को लेकर जब भाजपा की ओर से बयानबाजी शुरू हुई और मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि जो अब निष्पक्ष जांच हुई, एसआईटी का गठन किया गया है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब 3 दिन का अल्टीमेट दिया गया, यहाँ पर बंद किया गया, लाइसेंस रद्द किया गया 3 दिन का, तो ये माना जा रहा था लोगों में आक्रोश कहीं ना कहीं व्याप्त था। लेकिन एक जो आश्वासन मुख्यमंत्री के बयान के बाद मिला कि इन पर एसआईटी का गठन हुआ है, और हालांकि न्याय संगत की बात की जाए तो ये कहीं एक मौत के साथ इसके समझौता करना, 3 दिन का लाइसेंस रद्द कर देना कहीं भी ना तो मानवता के लिए सही है, ना ही वो संविधान के तौर तरीके से सही माना जाएगा। क्योंकि जिस तरीके के राजनीतिक संरक्षण इस पूरे प्रकरण में मिला है, उसके बावजूद जो अपराधी है वो कहीं ना कहीं हौसले बुलंद करते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि 5 अपराधियों के इसमें नाम शामिल आए, उसके बाद एक आरोपी लगातार जो इसका मास्टरमाइंड था वो कहीं ना कहीं अभी भी इतना आश्वस्त है कि जैसे कोई बड़ा राजनीतिक हाथ उसके पीछे हो। हालांकि इस पर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर अब नहीं। कुलदीप, देखिए, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में बुलडोजर की कार्रवाई होना और ये कहा जाना कि भाई योगी का मॉडल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो अपने आप ना रहे, और जिस तरीके से का ये अपराध है, अपराधी पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल फिर वहीं आता है कि मुख्यमंत्री उसका मतलब कहते हैं कि भाई इनके खिलाफ जांच होगी, टीम गठित होती है, घर गिरा दिया जाता है, 5 की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन ये जो लाइसेंस रद्द किया जाता है, क्या ये 3 दिन के लिए रद्द करके इस पूरे कार्रवाई पर एक बट्टा लग जाता है कि शराब माफिया का जो लाइसेंस है सिर्फ 3 दिन के लिए रद्द किया जाता है, और इस लाइसेंस की कीमत उस दलित युवक के मौत के बराबर हो जाता है कि सिर्फ 3 दिन के लिए? देखिए, आबकारी का जो नियम है वो भी ये कहता है कि अगर किसी शराब ठेके पर या शराब की दुकान के बाद किसी तरह की कोई आपराधिक गतिविधि होती है तो उस गतिविधि के माध्यम से लाइसेंस रद्द होने की पूरी प्रक्रिया है, और उनको कई धाराओं में बांधा गया है और कई तरीके से उन जो शराब कारोबारी है उन्हें रोक कंट्रोल किया गया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मौका जहां शराब माफिया ने इस मारपीट को अंजाम दिया वो उसकी शराब की दुकान नहीं थी, वो कहीं दूसरी जगह गोदाम में ले जाकर उसके साथ मारपीट की, तो घटना स्थल उस जगह को नहीं माना जा रहा है व्यक्ति विशेष के तौर पर। हालांकि इसे अब पुलिस जो चार्जशीट बनाएगी उसके बाद ये तय हो पाएगा कि क्या घटनाक्रम रहा है, किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है। जो एसआईटी गठित की है मुख्यमंत्री की ओर से, वो जांच करेगी, निष्पक्ष जांच के बाद ही आगे सामने आएगा कि आखिर कौन दोषी है और क्या क्या मामलों में लिप्त है, उस पर पूरी कार्रवाई भी की जानी बाकी है। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो हत्यारों के घरों पर बुलडोजर चला है। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे हत्याकांड के मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल फिर वही है कि क्या शराब माफिया का जो लाइसेंस है वो सिर्फ 3 दिन के लिए रद्द क्यों किया गया? क्या उस दलित युवक की मौत उस 3 दिन के लाइसेंस से भी सस्ती थी? सवाल ये। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि प्रयागराज से बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी यह बड़ी खबर। अफजाल अंसारी की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। अफजाल को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। अफजाल ने गाजीपुर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सजा रद्द करने की मांग की है। राज्य सरकार की तरफ से सजा बढ़ाने की मांग की गई है। अफजाल अंसारी के मामले में यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सजा बढ़ाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई। 27 मई को दोपहर 2 बजे से फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई और सजा बढ़ाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई सरकार की तरफ से। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई। राज्य सरकार की तरफ से सजा बढ़ाने की मांग की गई है। तो अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा और अफजाल अंसारी के अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई। और फिर अब 27 तारीख को इस मामले पर दोपहर 2 बजे से फिर से सुनवाई होगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, इस अफजाल को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है और क्या कुछ जानकारी है आपको इस पूरे प्रकरण की और इस पूरे हाई कोर्ट के इस पूरी कार्रवाई की? जी शोएब, आप सुन पा रहे मुझे? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। जी शोएब, ये जो 4 साल की सजा अफजाल को दी गई है, इसको लेकर सरकार की तरफ से सजा बढ़ाने की मांग हो रही थी। आज क्या कुछ हाई कोर्ट ने कहा, क्या कुछ पूरा प्रकरण रहा इस पूरे मामले में, विस्तार से बताइए। देखिए, दरअसल ये जो याचिका है वो अफजाल अंसारी की तरफ से है। जो निचली अदालत में उन्हें 4 साल की सजा है, उसको लेकर के इनकी तरफ से अपील की गई है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट से भी डायरेक्शन इनको मिला था कि इस मामले को 30 जून तक निपटाया जाए और इस पर अपना निर्णय सुनाया जाए। उसी कड़ी में ये याचिका यहाँ पर चल रही, जिस पर पिछली तारीखों पर सुनवाई हुई। अफजाल अंसारी के वकील ने अपनी तरफ से जो दलीलें दी हैं वो पेश की। उसके बाद चूंकि राज्य सरकार भी इसमें उसने अपना पक्ष रखा है। राज्य सरकार की तरफ से अब ये डिमांड की जा रही, सजा बढ़ाने की डिमांड की जा रही। वहीं जो कृष्णानंद राय हैं, उनके परिवार की तरफ से जो याचिका है उस पर उनके वकीलों की तरफ से अपनी बात रखी गई। क्योंकि आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, अब 27 मई को इस मामले में फिर से 2 बजे के बाद सुनवाई होगी। चूंकि अभी जो बहस की प्रक्रिया है वो चल रही है, जो अपने अपने पक्ष है वो रखे जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इसमें जहां अफजाल अंसारी के वकीलों ने अपना पक्ष रखा, वहीं राज्य सरकार के जो वकील है उनकी तरफ से पक्ष रखा गया। और क्योंकि इसमें कृष्णानंद राय के परिवार की तरफ से भी याचिका है, उस पर भी सुनवाई हुई है। क्योंकि अभी पूरी सुनवाई नहीं हो सकी, अब 27 तारीख को फिर सुनवाई होगी। जिस तरह से सुनवाई हो रही है, कुछ चीजें कोर्ट के सामने पेश की जा चुकी हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अब 27 मई को फिर सुनवाई होगी और उसके बाद ही शायद कोर्ट अपना कोई निर्णय सुनाएगा या फैसला सुरक्षित करता है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन इतना जरूर है कि आज भी जो राज्य सरकार है और कृष्णानंद राय के परिवार की तरफ से जो याचिका, उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से अपनी बातें रखी गई, अपनी दलीलें रखी गई हैं। जबकि ये याचिका अफजाल अंसारी की तरफ से जो 4 साल की निचली अदालत में सजा है उसको चैलेंज किया गया, उस पर यह सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि इस बार भी अफजाल अंसारी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और जो नए नियम है उसके अनुसार 2 साल से ज्यादा सजा वालों को चुनाव लड़ने से वंचित किया जाता है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण होगा फैसला, जब हाईकोर्ट से फैसला आएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला तय होगा कि वो आगे अगर सजा बरकरार रहती है निचली अदालत की तो उनके लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, और अगर उन्हें राहत मिलती है तो शोएब, अफजाल को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई। कृष्णानंद राय का पूरा मामला है
तो गाजीपुर कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट ने इनको हाई कोर्ट में ये गए और इन्होंने इसको चुनौती दिया। अफजाल के वकील का क्या पक्ष था इसको लेकर? शोएब, कुछ जानकारी है आपके पास कि क्या दलील दी गई थी इनकी तरफ से इस पूरे मामले में? देखिए, उनकी तरफ से जो मुख्य दलील है वो यही है कि कृष्णानंद राय में कहीं ना कहीं इनको राहत मिली है, इनके अफजाल अंसारी को, और ऐसे में उसी मामले के बाद इन पर गैंगस्टर लगा था। तो इनकी तरफ से जो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि क्योंकि उन्हें जिस मामले में आरोपी बनाया गया था उससे कोर्ट से राहत मिल चुकी है, ऐसे में उसके बाद गैंगस्टर जो लगा था उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। इस तरह की चीजें हैं। अब इस पर राज्य सरकार और जो कृष्णानंद के परिवार के वकील है उनकी तरफ से अपनी दलीलें दी जा रही हैं, इसकी प्रक्रिया चल रही है। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि कृष्णानंद राय मामले में कहीं ना कहीं इनको राहत मिली थी कोर्ट के जरिए ही। उसके बाद से ही इनकी तरफ से ये अपील की गई है कि क्योंकि उस मामले में जिसके बाद इन पर गैंगस्टर लगा था उससे उनको राहत मिल गई, तो ऐसे में इस पर अब कोई कारण नहीं बनता। ये इनके वकीलों की तरफ से दलीलें दी जा रही। हालांकि अभी बहस की प्रक्रिया चल रही है, इस पर राज्य सरकार और जो कृष्णानंद के परिवार के जो वकील उनकी तरफ से जो दलीलें दी जा रही है, कोर्ट इस पर कितना मुतमईन होता है और क्या निर्णय आता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। बुलेटिन रुकने के छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और इंडिया गठबंधन पर चुनावी हमला बोला और कहा कि इन पांच चरणों में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं और इंडिया अलायंस का सूपड़ा साफ हो गया है। साथ ही बंगाल हाईकोर्ट के आदेश पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसा है। सुनिए। चरण समाप्त हो गए, आपकी छठे में बारी है। 5 का परिणाम सुनना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुनना है क्या? तो सुन लो डुमरियागंज वालों, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, पार। और ये जो इंडिया अलायंस है ना, इंडिया अलायंस, इसका सुपड़ा साफ हो गया है। मेरी बात याद रखना, राहुल बाबा आप भी सुन लेना। मैं आप डुमरियागंज वालों सबसे पहले आपको बताकर जाता हूं, कांग्रेस इस बार 40 भी पार नहीं कर रही है, 40 भी पार। और अखिलेश जी को 4 सीट भी नसीब नहीं होने वाली है। ये राहुल बाबा के नेतृत्व में ये जो इंडिया अलायंस है उसने एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का इरादा रखा है। कल ही बंगाल की हाईकोर्ट में एक फैसला आया, ओबीसी की लिस्ट में, पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में, अति पिछड़ा की लिस्ट में बंगाल सरकार ने 180 मुस्लिम जातियों को डाल दिया और हमारे पिछड़े वर्ग का आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता है, मगर कल 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम जातियां रखी थी, हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हैदराबाद में 5%, 4% आरक्षण मुस्लिमों को देकर पिछड़ी जातियों का आरक्षण कटौती करने का काम किया। मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा, ये मोदी का गारंटी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडिया के केंद्रपाड़ा में जनसभा थी, जहां पर मुख्यमंत्री शामिल हुए। ओडिया अस्मिता का मुद्दा उठाते हुए नवीन पटनायक सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा में ओडिया अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यहां तमिल बाबू अपना शासन चला रहे हैं। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। कार्य करने की इच्छा सबके होनी चाहिए,
लेकिन यहाँ पे तो आश्चर्य होता है, नवीन बाबू पता नहीं इस उम्र में क्या कर रहे हैं, कैसे उड़ीसा के स्मिता के साथ विवाह हो रहा है, यहाँ पर स्वामी लक्ष्मणानंद के हत्यारों को सरकार फैसला देती है, इसकी हत्या करती है। और आज यहाँ पे जो नौजवान भागी है, उन लोगों ने नगर माफिया को, सैन माफिया को, कोल माफिया को, माइनिंग माफिया को प्रश्रय देकर के उड़ीसा के युवाओं के हौसले के साथ खिलवाड़ करने का निकाय कर रहे हैं, उड़ीसा के संसाधनों को लुटवाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, मुझे आश्चर्य होता है, यहाँ पे जो पावर जनरेट होती है उड़ीसा को महंगे दाम पर दी जाती है, लेकिन दूसरे राज्यों को सस्ते दाम पर दी जाती है। ये अराजकता इसलिए क्योंकि नवीन बाबू इन नौकरशाही के चक्कर में पड़ गए हैं और उनको इन लोगों के द्वारा गुमराह किया जाता है। इसलिए बहनों भाइयों, आपने इतना लंबा समय नवीन पटनायक जी उपजाए, लेकिन इससे उड़ीसा विकास नहीं कर पाया। आज हम यूपी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति विकास और सुशासन का भवन है और सुशासन और विरासत और विकास का निर्माण है और देखना है। तो मैं आपसे कहूंगा, इलेक्शन के बाद एक बार वेतन जी के साथ यहाँ पर असेंबली के हमारे कैंडिडेट को चला कर देंगे और मैं इनसे सबसे कहूंगा, एक बार केंद्र सरकार भगवान बलदेव जी इस मंदिर के बाहर की जनता काशी अयोध्या लोगों का दर्शन करने के लिए आए। आप काशी आएंगे, आज आप काशी आएंगे ना, तो काशी में आपको एक नई काशी दिखाई देगी, एक नई काशी। मोदी जी के नेतृत्व में काशी का कायाकल्प हुआ है और आज आप अयोध्या आएंगे, आपको लगेगा कि कौन राम साक्षात प्रकट होकर के आशीर्वाद दे रहा है। अयोध्या में देखने को मिलेगा। आप मथुरा आएंगे तो आपको लगेगा कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र जी, माता सुभद्रा तो जगन्नाथपुरी में विराजमान है, लेकिन आशीर्वाद मथुरा में प्राप्त हो रहा है। ये है कार्यक्रम और उसी के आज हमारे आपके पास आए हैं। वो आपका है बहनों भाइयों, देश आपका है, चुनाव भी आपका है, भविष्य भी आपका है, देश भी और प्रदेश उड़ीसा भी आपका है, फैसला भी आपका है और एक वोट भी आपका है। आपका एक वोट उड़ीसा और भारत की तस्वीर और तकदीर को बदल देगा। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें वॉइस। नमस्कार।